करेगा क्वेश्चंस पक्का? ओके तो सर आइए मालिक, सर लेवी ऑफ जीएसटी जो चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया, देखते हैं सर आपसे क्वेश्चन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो क्वेश्चनर बुक है इट कवर्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द आईसीएसई स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, जितने क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में सारे दे रखे इसमें मैंने, प्लस जब से जीएसटी एग्जामिनेशन में पूछना चालू किया 2018 मई 2018 वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन, जब पहली बार जीएसटी एग्जाम में आया था, वहां से लेके अब तक जितने एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे, जितनी आरटीपीज आई, जितनी भी एमटीपीज आज तक इशू हुई है, वो सब मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ है। प्लस लास्ट में जो इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज कुछ सैंपल दे रखे वो भी मैंने इसमें डाल रखे बेटा। मतलब इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल आला बेटा। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं करने का है। हाँ पर ये जरूर करने का है। ओके सर, दूसरी बात ध्यान रखिए आप सर कितने भी क्वेश्चंस कर लो आप, बात को ध्यान रखना है, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कुछ भी नहीं आएगा सर। समझे मेरी बात आप? क्लियर? मैं अगेन देखो, अब मेरी खुद की क्वेश्चनर बुक चलती है, पर फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल इस क्वेश्चनर बुक में से ही क्वेश्चन आएंगे सर। समझे मेरी बात? दीज आर सिंपल क्वेश्चंस कि अब तक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, अब तक आरटीबी इस तरह से पूछती गई है, अब तक स्टडी मटेरियल में इतने क्वेश्चन ये आए हैं बेटा। हाँ है ना? जरूरी नहीं कि इसी ये फाइनल के अंदर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बेटा। आगे बहुत अच्छी बात है सर, पर हम तैयारी करें जीत की, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बीकॉम नहीं पढ़ रहे हम लोग। ओके एंड विश करें कि सर अच्छा क्वेश्चन बने, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो आपके अच्छे आंसर आएंगे, और जिसने अच्छे से पढ़ा है 100% सक्सेस उसको मिलने वाली बेटा। क्लियर? एंड आई एम श्योर कि हम लोग यहाँ बैठ रहे तो अच्छा ही पढ़ रहे बेटा। ओके आइए बच्चों देखते हैं सेक्शन नंबर ए। मैंने क्या किया है, बुक के अंदर 2-3 सेक्शन डिवाइड किए। सेक्शन ए में डाला है क्या, जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। आओ बच्चों, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, नाम सुना आपने बेटा? उससे कोई मतलब नहीं है, सत्यमेव प्रिंटर से बेटा ये। अच्छा एक बार ओ भाई, सत्यमेव प्रिंटर्स, क्या प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए कोई सर्कुलर पढ़ा है क्या आपने यार? आवाज नहीं आ रही ओए। देखते देखते देखते, बस वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है सर। तो जो सर्कुलर आपने पढ़ा ना सर, उसी का क्वेश्चन पूछ लिया सर, और वो एज इट इज आंसर लिख के आना है, बात खत्म बेटा। पढ़ना, Satyameva Printers is a printing house registered under GST. It receives an order for printing of 5,000 copies of a book on yoga and meditation, authored by a well-known yoga guru. Okay, the content of the book is to be provided by the yoga guru to Satyameva Printers. जो भी content होगा obviously वो कौन देगा? योगा गुरु देगा किसको? प्रिंटर को। It is agreed that Satyamev Printers will use its own paper to print the said book बेटा, खुद के ही पेपर यूज करेगा, पेपर ऑथर नहीं दे रहा है बेटा। You are required to determine the rate of GST applicable on supply of printed books by Satyamev Printers, assuming that the rate of GST on the service is 18%, whereas the rate of GST applicable on supply of goods is 12%. आपको डिटरमाइन करना है कि क्या रेट से टैक्स लगेगा बच्चों। अब सुनो बच्चों, भाइयों, आई थिंक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आंसर आ गया है बेटा आपके। आंसर क्या बताओ? चलो 18%, खत्म बात। तो ध्यान दीजिए, हमने जो पढ़ा है आंसर आपका क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आएगा, गारंटी मेरी आपसे बेटा। अब एक चीज आप सीख लीजिए मेरे से आप, कि हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम्स, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि आपको आता बहुत कुछ है, पर आप डायरेक्ट क्या 18% लेके आ जाएंगे कि एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे उससे? क्या नहीं, 4 मार्क का क्वेश्चन बेटा ये, मान लो। हाउ टू राइट द आंसर्स, बस ये सीख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आते हैं बेटा। आई एम श्योर आपको आते हैं, नहीं आएंगे तो मैं खड़ा हूं यहाँ पे। सर इधर ध्यान, अब इधर ध्यान मालिक, हमेशा कोशिश करिए इस तरह के जो केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा 3 पैराग्राफ में आंसर लिखने का आपने को बेटा। कितना? 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैरा फैक्ट्स ऑफ द केस, आप हेडिंग में लिख के आएंगे चलेगा सर, फैक्ट्स ऑफ द केस। अरे क्लियर? एक पैराग्राफ इसका होगा, एक पैराग्राफ होगा, हेडिंग दे देना क्या, एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द लॉ।
क्लियर? एक हेडिंग ये लिख के आएंगे बेटा, एक हेडिंग लिख के आएंगे क्या? कंक्लूजन। अच्छा मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है ना बेटा, मैंने पैरा देख के नहीं लिखा है बेटा, मैं तो केवल आपको बताने के लिए लिखा है मैंने। क्लियर? एक पैरा क्या होगा बेटा आपका? कंक्लूजन का मतलब फाइनल आंसर आपका क्या है अल्टीमेटली। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनो, अब आपको कैसे आंसर लिखने के बेटा। फैक्ट्स ऑफ द केस में आप लिखेंगे इन द करंट केस। सुनो, मैं लिखूंगा आपको या मैं एक बार बोल देता हूं आपको बेटा, है ना। लैंग्वेज जरूरी नहीं, आप मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखे, लैंग्वेज जरूरी नहीं जो बुक में लिखी वही लिखे बेटा, आप अपनी लैंग्वेज लिखाइएगा, मैं डे 1 पे बोल रहा हूं आपको ये बात। इन द करंट केस सत्यमेव प्रिंटर is providing printing service along with the sale of papers. हाँ है ना भाई, he is printing the book in which author has supplied only the content and book is printed using his own paper by the Satyamev printers. Clear? And now the question is whether it is compulsory supply or not and what rate is applicable. ये हो गया fact of the case. Clear? अब applicable provisions. अब सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, क्लोज नंबर याद है तो लिख डालो, नहीं तो एज पर प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लो, ये तो स्टैंडर्ड है ये बेटा जीवन में, है ना सर। मैं कह रहा हूं सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो बहुत अच्छे होंगे, वो तो मैं इतनी बार बोल देता हूं लेक्चर के अंदर कि आपको याद हो ही जाएंगे सर। फिर भी कह रहा हूं कुछ सेक्शन नंबर अगर आपको याद नहीं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा मैं जो आपको एक समरी बुक या चार्ट बुक देने वाला हूं इसके बाद में, उसमें आपको मैंने एक लास्ट में 7-8 पेज दिए जिसमें मास्टर समरी दे रखी मैंने आपको। 7 to 8 पेज में जितने भी मॉनेटरी लिमिट आ रहे हैं, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, जहां पे भी कंपैरिजन करके पढ़ना होता है, वो सब मैंने एक चार्ट बना के आपको दे रखा है बेटा। उससे आपको बहुत इफेक्टिवली रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, कहीं पे मॉनेटरी लिमिट कुछ और थी, कहीं पे कुछ और थी, कहीं पे अप टू था, कहीं पे एक्सीडिंग था, ये सब बाद में जाके मिक्स होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेहनत करी हुई है, वो सब काम मेरा है बेटा। ओके क्लियर? वो आपको मिल जाएगा, उसका किसी से लेना देना नहीं था, पर मैंने आपको बता दिया रिवीजन के लिए क्या करने का आपको। अच्छा अब आइए एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी। मालिक आप ये लिखेंगे इसके अंदर, एज पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, क्योंकि मेरे को सेक्शन नंबर याद है इसलिए। इफ मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड in conjunction with each other in the ordinary course of business, then it is called composite supply. And if it is composite supply, then entire supply will be classified under the heading of that supply, which is the principal supply. Clear sir? फिर नीचे कंक्लूजन पे आएंगे। In the current case, in the printing industry, since printer in the ordinary course of business print the books using his own papers in the ordinary course of business, therefore supply of papers along with the printing service is a composite supply, because these are supplied in the in conjunction with each other in ordinary course of business. Clear? Therefore in this case it is a composite supply, and the principal element in this case is printing service, which is also clarified by the circular issued by the CBIC. हाँ ना, सर्कुलर नंबर तो याद होगा नहीं बेटा, ना याद करना है बेटा आपने को, ठीक है। सर्कुलर नंबर याद करने की कोशिश भी मत करना बेटा आप लोग, ओके बच्चों। सर सो therefore in this case the principal supply is printing service and the applicable rate of tax will be 18%। भारत माता की जय, फुल स्टॉप, खत्म बात, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर लेना बेटा हेडिंग को, फिर एप्लीकेबल प्रोविजंस उसको अंडरलाइन कर लेना बेटा आप, फिर कंक्लूजन जो उसको अंडरलाइन करना, और फाइनल आंसर जो है ना आपका बेटा अंडरलाइन कर दो इसको। और एप्लीकेबल प्रोविजन में भी जो मेन वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लो। कंक्लूजन में क्या करेंगे बेटा, कंपोजिट सप्लाई को अंडरलाइन कर लेना, प्रिंसिपल सप्लाई को अंडरलाइन करना, विच इज प्रिंटिंग सप्लाई, प्रिंटिंग सर्विस, ये अंडरलाइन कर लेना। सर जो कॉपी चेक करता ना बच्चों, उसका हाथ चलेगा फास्ट, अरे यार जो वर्ड्स मेरे को चाहिए वो सब लिख रखे इसने, लैंग्वेज नहीं चाहिए उसको सर, उसको वर्ड चाहिए, कंपोजिट सप्लाई उसको देखने का है।
उसको प्रिंसिपल सप्लायर देखने का है, उसको देखना है क्या, इट इज प्रिंटिंग सर्विस, उसको देखना है क्या 18% रेट ऑफ टैक्स लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई, ये आपने उसको दिखा दिया, आपका काम हो गया बेटा। ठीक है मालिक, क्लियर। दिस शुड बी प्रेजेंटेशन। मैं बता रहा हूं, मैंने आपको एक सैंपल बताया है, हर क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आपको शायद आइडिया लग गया बेटा क्या करने का बेटा। हाँ है ना भाई। अच्छा, आप कभी एप्लीकेबल प्रोविजन ऊपर लिख दो, फैक्ट ऑफ द केस नीचे सेकंड पैराग्राफ लिख दो, वो चलेगा सर आपके लिए, दैट इज फाइन, क्लियर। पर आप 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना बेटा। हाँ है ना भाई, हमेशा आंसर आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे मार्क्स आपको। ओके बच्चों। अच्छा, एक बात और लास्ट बोल देता मैं आपको, सेक्शन नंबर, रोल नंबर, क्लोज नंबर याद नहीं है तो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ओके, क्लियर, डन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते बेटा। सुदामा एसोसिएट्स। अच्छा, एक बात और, यहां हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा, पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट क्या है, घर जाके एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ने का बेटा अपने को, आंसर्स की लैंग्वेज पढ़ने का बेटा आपको। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा लैंग्वेज फ्रेमिंग और अच्छी होती बेटा अपनी, थोड़ा और अच्छा आपका ड्राफ्टिंग बनेगा एग्जाम में। समझे मेरी बात। जैसे मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे को तो पता है क्या बोलने का है, पर जरूरत है जो मैंने बोला वैसे वैसे आप लिख पाएंगे बेटा। पर अगर आपने आंसर्स पढ़े हैं, आपने आंसर्स को समझा है, तो लैंग्वेज धीरे धीरे आपकी खुद की फ्रेम होना अच्छा चालू हो जाएगी बेटा। पर मैं अगेन कहूंगा, बुक की लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। ओके ठीक सर। और मैंने पता है पूरे क्वेश्चनर बुक के अंदर क्या किया है, जो आंसर्स के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे आपका पूरा आंसर अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपको उसको बोल्ड मार्क कर दिया है। क्या होगा, अभी तो आप पढ़ लेंगे सर, पर जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तब इतना वक्त नहीं होगा कि एक एक लाइन वापस से पढ़ ले बेटा आप लोग, क्लियर। तो वहां पे अगर आपने बोल्ड वर्ड्स को भी पढ़ लिया तो भी आपका रिवीजन पूरे क्वेश्चन का हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया है, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए इससे। ठीक है, 100% मिलेगी मुझे पता है। और कुछ वर्ड्स आपको लगे कि ये और इंपॉर्टेंट है तो कुछ और मार्क कर लेना आपके हिसाब से बेटा, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव है बेटा ये, क्लियर। ठीक सर। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सुदामा एसोसिएट्स मिला बेटा आपको। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें आप क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इसमें सर्कुलर का रेफरेंस भी दे देना बेटा। एज पर सर्कुलर इशूड बाय दी, जो एप्लीकेबल प्रोविजन ना उसमें सर्कुलर का रेफरेंस भी दे देना, एज पर द सर्कुलर इशूड बाय सीबीआईसी, क्योंकि आपको पता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का सर्कुलर इशू होता है बेटा। एज पर सर्कुलर इशूड बाय दी सीबीआईसी इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, ये है ना बेटा अपना, इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनवलप एटसेट्रा बेटा। हाँ ना भाई सर, इन केस ऑफ एनवलप नहीं, इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट एंड द लाइक, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल बच्चों। हाँ है ना भाई, इट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, ये लाइन लिख देना, हो जाएगा काम अपना बेटा। आइए, सुदामा एंटरप्राइजेस, सुदामा एसोसिएट्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर disposes the computers owned by the business without consideration. Oh ho, भाई 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 भाई, permanent transfer or disposal of the assets of the business देखते हैं, where ITC देखते देखते, and it has not claimed input tax credit on such computers. Examine whether disposal of computer by Sudama Associates qualifies as deemed supply under schedule number 1 or not. It is not supply at all. Very good बेटा। हाँ है ना, लॉजिक क्या, आंसर क्या है इसका बेटा? यस, ये लिख के आएंगे बेटा, एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस will be treated as supply although it is without consideration if ITC has been availed on such purchases beta, on purchase of such goods. But in this case, since ITC is not availed on purchase of computers, therefore on permanent transfer or disposal of such assets, no GST will be chargeable because it is not supply at all. It is not covered under the scope of schedule number 1. हाँ है ना भाई? Yes. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 टफ है क्या बेटा? कंफर्टेबल? यस। Vikramaditya is a salaried employee and is planning to do trading in the stock market, for which he has opened a trading account with the Vadya brokers. Very good. During the month, Vikramaditya undertook future contracts without the physical delivery option. Okay. But are cash settled on the expiry of the contract date. ठीक है साहब, अमाउंटिंग टू रुपीज 35 लाख,
Vikramaditya needs your advice whether such future contract undertaken by him amount to supply and or whether they are liable to GST or not. आप मुझे बताओ इसने क्या किया है सर? फ्यूचर परचेज किए है. फ्यूचर जो परचेज किए वो क्या होता है बेटा? सिक्योरिटीज. एंड सर द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस एक्सक्लूड सिक्योरिटी. बस आपको इतना लिखना है, पूरा गुड्स का डेफिनेशन नहीं लिख के आने का है, पूरा सर्विस का डेफिनेशन लिख के नहीं आने का बेटा. एज पर द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इतना लिखिए आप. एज पर द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज गिवन अंडर द जीएसटी लॉ, securities have been excluded from the definition of the goods and services. Securities are not goods or services, neither goods nor services. Therefore, in this particular case, the future transaction, which is the transaction of securities, will not be chargeable to GST. No GST is paid, बेटा. हाँ है ना भाई? No GST is payable, बच्चों. Clear? Done. कोई खास बात? ठीक है सर. अंगद प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the business of distribution of construction material. Material supply करता है. As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of rupees 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. उसने एक पर्टिकुलर सेल्स टारगेट अचीव किया, उसको 75,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को उसने इंसेंटिव दिया है. द इंसेंटिव इज पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज. वाह भाई वाह, बात ही खत्म हो गई सर. आगे क्लियर. एंड एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द रिलेवेंट इनकम टैक्स प्रोविजंस. सैलरी वाला टीडीएस काट लिया बेटा. Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on such incentive paid to the employee. Whether view taken by Angad Private Limited is correct? आंसर नहीं आ रही है ओए? पक्का? यस, द व्यू टेकन बाय हिम इज करेक्ट बिकॉज शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 1 बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसलिए सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता. एंड द इंसेंटिव ऑफ ₹75,000 विच इज पेड टू द एम्प्लॉय इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ओनली in the course of employment only, therefore it is not chargeable to GST. आया मजा? ठीक है. अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, ये पढ़ के आपको केवल ये आइडिया रहना कि हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सर. ठीक है सर, जरूरी नहीं इनके क्वेश्चन बने बेटा. आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चनर करने के बाद कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स sends certain category of yarn for processing to the job worker. Okay, the job worker, चलो एक बार पहले मैं बता दूं आपको बेटा, एक एग्जांपल देता हूं पहले जॉब वर्कर का बेटा मैं, फिर पढ़ना अपना समझ में आएगा. आपने कभी शर्ट स्टिच करवाया बेटा? कपड़े सिलवाए क्या टेलर से बेटा? रेडीमेड ही लाया बेटा. ओके, मान लो आप टेलर के पास गए और शर्ट आपने स्टिच करवाया, तो वो क्या करेगा? पहले आपसे कपड़ा लेगा बेटा, आप कपड़ा उसको देंगे ना यार, फिर वो क्या करेगा? वो मेजरमेंट लेगा एंड उसके बाद स्टिचिंग करेगा. जब वो कपड़ा स्टिच करेगा, वो शर्ट जब बनाएगा, उसमें जो धागे लगेंगे सर, जो भी धागे लगने वाले हैं, अरे हाँ है ना भाई, वो किससे लेगा? वो भी क्या आप लाके देते हो क्या उसको? जो बटन लगते हैं क्या वो भी आपने लाके दिए क्या? वो तो उसने खुद ने यूज किया ना यार बेटा. अब आप मुझे बताओ सर, उसने ₹500 चार्ज किया, मान लो कितना चार्ज किया बेटा? किसके लिए? फॉर स्टिचिंग ऑफ द शर्ट. बताओ, वो ₹500 जो उसने चार्ज किए हैं, कपड़ा आपने दिया है. ट्रीटमेंट ऑन गुड्स ऑफ समबडी एल्स बेटा. बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस है. अब इसमें भले ही बटन कुछ धागे वगैरह उसने खुद की यूज किए, इट डजंट मीन कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है. इट्स अ कंपोजिट सप्लाई सर. और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विस. इसलिए जॉब वर्क सर्विस में इसको क्लासिफाई करेंगे. भारत माता की जय. हाँ है ना भाई? याद है शेड्यूल 2 पैरा नंबर 2 सर, पैरा नंबर 2 जिसने बोला है क्या? इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. पैरा नंबर 3 आई थिंक, पैरा नंबर 3 जिसने बोला है क्या? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा. क्लियर? डन. पढ़ लीजिए एक बार इसको. क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा. नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर्स सेंड्स अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ yarn for processing to the job worker. The job worker undertakes the processing work on the yarn as per the requirement of Nandishwar manufacturers. During the process, the job worker
uses his own material also. जॉब वर्कर ने कुछ मटेरियल खुद का भी यूज किया बेटा. The processed yarn is sold by the नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस. सर आपने कपड़ा बना दिया, उसको प्रोसेस कर दिया, एंड जो आपका प्रिंसिपल था उसने बोला एक काम कर डायरेक्ट यहां पे भेज दे. आपने भेज दिया बेटा वहां पे, हाँ है ना. बैलेंस क्वांटिटी ऑफ yarn एंड वेस्ट मटेरियल इज सेंट बाय द जॉब वर्कर टू द नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर. ठीक है सर, बचा हुआ माल उसने क्या कर दिया, वापस से भेज दिया किसको, प्रिंसिपल को, हु इज द नंदीश्वर मैन्युफैक्चरर. द जॉब वर्कर इज ऑफ द ओपिनियन दैट he is using his own material also in the processing, and hence the supply to Nandishwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as services. Do you agree with the opinion of the job worker? No, because sir as per section number 8 it is a composite supply. हाँ है ना भाई. और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A ने क्लियरली शेड्यूल 2 दिया, और शेड्यूल 2 में क्लियरली बोल दिया क्या, एज पर पैरा नंबर 3, अगर आपने किसी और की गुड्स पे कोई प्रोसेस किया है तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. सो जॉब वर्कर की सर्विसेज जो होगी वो एंटायरली सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करेंगे, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासिफाई नहीं करेंगे. हाँ है ना सर, अरे क्लियर, पक्का, डन. तो सर इन केस ऑफ दिस जॉब वर्कर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, तो आंसर में क्या लिखा, नो, द ओपिनियन ऑफ जॉब वर्कर इज नॉट फुली करेक्ट. Section number 7 subsection 1A of the CGST Act provide that when certain activities or transactions constitute supply as per section number 7(1) of the CGST Act, they shall be treated either supply of goods or supply of service as referred to in schedule number 2. हाँ ना भाई. एंड सर उसके अंदर शेड्यूल नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या, एनी प्रोसेसिंग एक्टिविटी कैरिड ऑन एनी अदर्स गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, इसलिए जॉब वर्कर ने जो काम किया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा. फर्दर इसमें सर्कुलर भी इश्यू हुआ है, ठीक है, वो सर्कुलर की रेफरेंस नहीं दोगे चल जाएगा बेटा आपको. क्लियर, डन. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, मोक्ष भूमि. मोक्ष भूमि बेटा जहां सबको जाना ही पड़ेगा बेटा. हाँ ना भाई. सर मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज बेटा, है तो लोगों को भेज रहा है बेटा. सर मोक्ष भूमि Industries has its manufacturing unit in the state of Maharashtra. It stores the finished goods manufactured by it at a depot located in the state of Gujarat. ठीक है साहब भाई, अपने finished goods कहाँ स्टोर करता है ये, गुजरात. The depot is owned by Punya Bhumi Limited, वाह, a related person of Moksha Bhumi Industries. Punya Bhumi Limited has not charged any consideration from the Moksha Bhumi Industries for usage of depot for storage purpose. सर अपना वेयरहाउस इसने यूज करने के लिए दिया विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कंसिडरेशन. कौन है, रिलेटेड पर्सन है बेटा. वेदर स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्रीज क्वालिफाइज एज सप्लाई अंडर जीएसटी नोट. बेटा बताओ मुझे आप लोग. सर शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन. और ये वेयरहाउस की तरह अलाउ कर देना इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. क्लियर. एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपने अगर रिलेटेड पर्सन को सर्विसेज दिए ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा, जीएसटी. ओके चलिए सर, कोई टफ पॉइंट. चलिए, Rob Shareholding Limited, an approved intermediary, has entered into an agreement wherein certain securities were to be lent to Dhan Bank, वाह, under the Securities Lending Scheme 1997. भाई सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम याद आया क्या बेटा आपको, वो रिलायंस के शेयर याद आया बेटा, 1 लाख शेयर्स. यस, Dhan Bank shall pay a specified lending fee against such lending of securities to it. Explain the taxability of the transactions involved in security lending scheme 1997. बेटा तो सर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या, अगर आपने सिक्योरिटीज लेंड किया है तो इट इज नॉट सेल ऑफ सिक्योरिटी. आप सिक्योरिटीज बेच नहीं रहे हो बेटा. इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज नॉट डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज जस्ट लेंडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, जिसके लिए लेंडिंग फी अगर लिया है तो इट इज अ सर्विस चार्ज.
It is not a consideration for sale of security. It is a service charge. It will be chargeable to GST. Further, it is chargeable to GST under reverse charge mechanism, जिसमें रेसिपिएंट लायबल होता है, जो बोरोवर है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर RCM, और उस पर IGST लगता है हमेशा. क्या लगता है बच्चा? और अप्रूव्ड इंटरमीडिएट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन होता है, उसने जो अपना ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज किया होगा उस पर भी जीएसटी लगेगा. उसमें ब्रोकर या इंटरमीडिएट जो होगा वो खुद टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. हाँ है ना भाई? चलिए, ब्रोकर अपना सीओएस लगाएगा बेटा, उसके लिए नहीं बोला कुछ भी. ओके, यस, उसके लिए जो नॉर्मल जीएसटी लगता है वो लगेगा बेटा एज पर प्रोविजंस. सेक्शन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8. कृष्णदेव इज अ ट्रेडर बेस्ड इन इंडिया. Ramakrishna, brother of Krishnadev, is located in China and is also engaged in the business of trading of goods. ठीक है सर. सुनो ना, इसको रखना पेंडिंग. वो पता है शेड्यूल 3 के मैंने 3 ट्रांजेक्शन को पेंडिंग लिखवाया था बेटा. ये एक्चुअली उसका क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, मैंने पढ़ाया नहीं है, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा. मतलब ये तो डायरेक्ट लो बेस्ड क्वेश्चन है सर, कोई खास नहीं है. अच्छा, 9th को भी रखिएगा पेंडिंग बेटा. पेंडिंग मतलब अगेन वो शेड्यूल 3 का जो मैंने पॉइंट पेंडिंग लिखवा ना बेटा, वहां से ही है. हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. हाँ बेटा. मिस्टर हैप्पी मिला बच्चों आपको? मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी located at a prime location in Mumbai, Maharashtra. He has, अच्छा सुनो ना, वो तुमको याद है क्या? अगर आपने घर किराए पे दिया रहने के लिए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है बेटा. याद आया बेटा आपको सर? और मैंने क्या पढ़ा था, टेनेंसी प्रीमियम याद आया क्या बेटा आपको? अगर आउटगोइंग टेनेंट टेनेंसी प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो हमेशा जीएसटी लगेगा, भले घर हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेटा. हाँ है ना भाई? पर अगर ऑनर चार्ज कर रहा है तो ऐसे केस में ऑनर अगर इनकमिंग टेनेंट से चार्ज कर रहा है, भले वो पीरियोडिकल रेंट हो गया या टेनेंसी प्रीमियम हो गया, अगर घर के लिए चार्ज किया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी लगता है बच्चों. क्लियर? बस उसी का क्वेश्चन है. लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा इसके. ओके, पढ़िए. Mr. Happy has a huge residential property located at a prime location in Mumbai. He has let out the first and second floor to Mr. Peace for residential purposes in April. देख भाई, मिस्टर पीस को दिया है, घर के लिए दिया है, रहने के लिए दिया है, जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट. मिस्टर पीस surrenders his tenancy rights to Mr. Sirin for a tenancy premium of rupees 10 lakh on 1st June बेटा. ये भाई साहब ने क्या किया? अप्रैल में घर किराए पे लिया, उसमें से सर उसने उस घर को क्या किया? उसने फर्दर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करके एक इनकमिंग टेनेंट से 10 लाख रुपए टेनेंसी प्रीमियम ले लिया बेटा. किसने लिया? आउटगोइंग टेनेंट ने इनकमिंग टेनेंट से 10 लाख रुपए चार्ज किया एज अ टेनेंसी प्रीमियम, भले वो घर के लिए चार्ज किया. बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? आवाज नहीं आ रही ओए? लगेगा. इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 2. ये शेड्यूल, ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है. आगे पढ़ना. मिस्टर सिरिन हैज आल्सो पेड द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स व्हिच हैज गॉट नो रेलेवेंस while determining whether GST will be charged or not. ये लिख के आना बेटा आपको. Moreover, Mr. Sirin has agreed to pay a monthly rent of rupees 1 lakh to Mr. Happy from June. Mr. Happy was the owner of the property बेटा. उसको घर किराए पे देने के लिए 1 लाख रुपए उसने रेंट दिया, तो उस पर जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर मेगा एग्जेम्प्शन लिस्ट, जो हम आगे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले बेटा. ठीक है? यस. Determine the taxability of the transactions involved in the given case for the month of June, जो हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं. क्लियर? पक्का? यस सर. अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ सर. हाँ देखो, मिस्टर पीस को जो घर किराए पे दिया वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके बारे में ट्रांजेक्शन के लिए पूछा भी नहीं सर इसने एक्चुअली. क्योंकि जब मिस्टर पीस के बारे में बात करी ना बेटा इसने, तो बोला घर किराए पे दिया, बस दैट्स इट, इतना ही बोला है बेटा. हाँ है ना? तो क्वेश्चन का रिलेवेंस हैप्पी और पीस के बीच में जो ट्रांजेक्शन उसके लिए नहीं है सर.
जो इनकमिंग टेनेंट मिस्टर सिरीन आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन ने रिलेवेंस पूछा है कि सब जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो फिगर्स भी उसके लिए दिए सर, 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया किसके लिए दिया है? जो सिरीन आ रहा ना उसके लिए दिया है बेटा। हाँ, अब यहां पर क्वेश्चन ने मिस्टर सिरीन जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसका भी नहीं दिया, तो आप एक अजम्पशन लेके आ जाना भाई भले कि वी हैव अज्यूम्ड कि मिस्टर सिरीन इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, देयरफॉर रेंट ऑफ रुपीज 1 लाख विच इज चार्ज बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। इतना आप लिख कह सकते हो। एक्चुअली क्या ये क्वेश्चन बना था बहुत पहले बेटा, और वो जो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है ये प्रोविजन 2 साल पहले चेंज हुआ है सर, इसलिए उसमें क्वेश्चन में मॉडिफाई नहीं हुआ। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे कि वो लिख के देगा कि मिस्टर सिरीन अनरजिस्टर्ड है बेटा। ओके यस सर, बट अदरवाइज योर पॉइंट इज वैलिड बेटा 100%। ओके अरे क्लियर है सर? यस हाँ जी बेटा। देख आउटगोइंग टेनेंट अगर इनकमिंग टेनेंट से टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है नहीं लग रहा उसे रिलेवेंस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, जीएसटी लगता है। अब आउटगोइंग टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका टर्नओवर ही 20 लाख रुपए से कम है साल का साहब, तो ऐसे केस में वो जीएसटी पे नहीं करेगा, वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, वो एक अलग बात हो गई बच्चों। अदरवाइज सर्विस इज चार्जेबल टू जीएसटी। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी नहीं पे करेगा, ना वो जीएसटी चार्ज करेगा, ना वो कस्टमर से टैक्स ले सकता है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकमिंग टेनेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो टेनेंसी प्रीमियम जो आउटगोइंग टेनेंट को पे कर रहा है वो हमेशा टैक्स लगता है बच्चा। बस इनकमिंग टेनेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो मिस्टर हैप्पी जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था, उसने ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने जो रेंट लिया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज लग जाएगा बच्चा, हमेशा लगेगा। यस ओके डन। अरे समझ में आया ना बेटा? अच्छा ये लैंग्वेज पढ़ाऊंगा मैं आपको, या समझ में आ गया पूरा बेटा आपको? क्लियर? प्लीज सर मैं अगेन कह रहा हूं, ये लैंग्वेज जो दे रखा है पूरा पूरा बैरक का लैंग्वेज है बेटा, जो आंसर्स बनते हैं ना इंस्टीट्यूट के वो है बेटा, बट मैं चाहता हूं आप इसको रीड करें, बस आप इसको मगअप नहीं करें, आप इसको याद नहीं करें। मैंने जो 3 पैराग्राफ आपको बताया बेटा वही फॉलो करें हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप। हाँ सर कभी कोई क्वेश्चन 2 मार्क का ही आया एग्जाम में मान लो, तो उसका आंसर आप शॉर्ट करके लिख सकते हो बेटा, वहां जरूरी 3 पैराग्राफ आप लिखिए बेटा। ओके अदरवाइज 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन अगर है तो वहां पे 3 पैराग्राफ में आंसर जरूर लिख के आना बेटा आप लोग। ओके मालिक चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रुद्राक्ष कितना मस्त नाम है सर, रुद्राक्ष कपूर, वाह अमीर आदमी लगता है बेटा नाम से ही। रुद्राक्ष कपूर ऑनर ऑफ रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी डोनेटेड, कह रहा हूं ना अमीर आदमी बेटा ये, डोनेटेड सम मनी टू दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। ओके द दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच डोनेशन। भाई डोनेशन दिया और उस डोनेशन के पैसे को यूज करके उसने एक स्कूल में कमरा बनवा दिया साहब, एंड रोट डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, उस पर लिखवाया जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड बेटा, ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज लेवेबल टू जीएसटी और नॉट बेटा, बताइए आवाज आ रही है? नो। अच्छा आंसर आपको बताया बेटा, लैंग्वेज क्या लिख के आएंगे सर, एनी अमाउंट which is paid in the form of donation to any charitable institution is not chargeable to GST if first of all if it is not consideration for any activity बेटा, कि भाई that charitable organization is not obligated to publicize your business, वो मार्केटिंग सर्विस नहीं दे रहा है बेटा हाँ है ना, वो वहां पे रूम के बाहर जो नाम लिख रहा है दैट इज जस्ट फिलैंथ्रोपिक बेटा, हाँ है ना भाई सर, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है बेटा, ये जो आप पैसा दे रहे हो दैट इज जस्ट गिफ्ट और डोनेशन, हाँ है ना भाई? क्लियर समझे? वहां इंटेंशन मार्केटिंग की नहीं है, बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो चैरिटी को आपने पैसा दिया है इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। बट इन द अबव क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि लैंग्वेज आप एच डी लिख के आए बेटा, लैंग्वेज अपनी फॉर्म में लिख आएंगे चलेगा, बार बार कहना मैं आपको बेटा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब घर जाके पढ़ेंगे तो आपको ऐसा टेंशन नहीं हो जाए कि मेरे को ये लैंग्वेज याद नहीं हो रहा है, लैंग्वेज याद करने का ही नहीं सर। ओके सर इन द अबव क्वेश्चन इफ दिव्य प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट had written on the door of the room constructed from the money
डोनेटेड बाय मिस्टर रुद्राक्ष कपूर इन द स्कूल रन बाय, क्या लिखा होता, डोनेटेड बाय रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, उसने उसके बिजनेस का नाम लिखा होता। वुड द गिवन ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी क्वालिफाई सप्लाई? आंसर इज यस। आपने अपने बिजनेस का नाम डिस्प्ले करवाया है, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सर ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको क्या कर रहा है, मार्केटिंग सर्विस दे रहा है, वो एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, किसके लिए, आपके बिजनेस के लिए, देन यस इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। इट इज नॉट डोनेशन, इट इज अ कंसिडरेशन इन लिeu ऑफ एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, इसलिए इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ है ना भाई? तो केस नंबर ए में तो इट इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी। केस नंबर 2 में सिंस इट इज एम्ड एट एडवर्टाइजिंग और प्रमोटिंग द बिजनेस देयरफॉर इट इज अ कंसिडरेशन और यस इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ है ना भाई? यस। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर कांजीलाल अदानी बेटा, सर इज एन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर, अभी अभी हमने पढ़ा बेटा इसका सर्कुलर, and is registered under GST in the state of Gujarat. He entered into a production sharing contract with the government of Gujarat wherein he gets a license to explore, exploit and sell the petroleum crude or natural gas from the government in Aliabet oil field in lieu of royalty. Royalty पे करना पड़ा उसको बेटा, and a शेयर इन द प्रॉफिट। गवर्नमेंट को क्या बोला, हम तुमको रॉयल्टी देंगे प्लस अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का शेयर भी देंगे सर। हाँ है ना? याद है गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम बेटा, जिसपे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। इन द मंथ ऑफ जून मिस्टर कांजीलाल अदानी एक्सप्लोर्ड द पेट्रोलियम रिजर्व्स एट आलियाबेट ऑयल फील्ड। ही गोट अ पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट which is non taxable under GST worth ₹3 lakh is part of compensation बेटा। कंपनसेशन क्यों? उसका जो कॉस्ट हुआ ना बेटा, उस कॉस्ट को रिकवरी करने के लिए बेटा। दिस पेट्रोलियम सिल्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, लिख दिया बेटा, देखो आगे, इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट की, मेरा जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। याद है कॉस्ट पेट्रोलियम। एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट रिसीव्ड बाय कांजीलाल अदानी अंडर जीएसटी लो बेटा, जो उसको 3 लाख रुपए रिसीव हुए उसका टैक्सेबिलिटी निकालिए बेटा। अब आप मुझे बताइए पहली बात तो ये, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तब कांजीलाल अदानी इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू द गवर्नमेंट एज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्टर बेटा, इट इज जस्ट अ सर लाइसेंस होल्डर टू एक्सप्लोर द पेट्रोलियम क्रूड बेटा। हाँ है ना भाई? इसलिए जो कॉस्ट पेट्रोलियम इसने पे किया है, जो इसको 3 लाख रुपए रिसीव हुआ है, इट इज नॉट अ portion of the service which is provided to government, it is not chargeable to GST, it is not a consideration at all बेटा। हाँ है ना भाई? प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर देमसेल्फ, वो खुद के लिए पेट्रोलियम निकाल रहे बेटा, एंड नॉट एज अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, इसलिए इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर? डन। चंद्रगुप्त मौर्य, वाह, इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स कंटेम्पररी पेंटिंग्स। हमको तो पेंटिंग के बारे में पता है, कंटेम्पररी क्या होता है आज तक समझ नहीं आया बेटा। सर ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। Chandragupta Maurya appoints Dhruv Kumar to auction his painting in the Maharashtra बेटा। मजनू भाई याद आ गया बेटा आपको? ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बेटा, याद है? कि आप लोग पेंटिंग बनाते हो, मैं उसका ऑक्शन करता हूं बेटा। Dhruv Kumar arranges for the auction and identifies the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder obviously. The invoice, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर अच्छा याद आ गया क्या बेटा, प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई होगा अगर एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम टू द कस्टमर। मजा आ गया बेटा। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई, मतलब इसी लाइन में आंसर छुपा बेटा आपका। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इश्यूड बाय Dhruv Kumar on behalf of Chandragupta Maurya but in his own name and the painting is delivered to the successful bidder. Sir, examine whether Dhruv Kumar can be considered as an agent of the Chandragupta Maurya under para number 3 of the schedule 1 of the CGST Act. आंसर क्या है? Yes. मैं कह रहा हूँ ना, गारंटी है सर, आप एक एक क्वेश्चन की लाइन पढ़े, एक एक आंसर आपका आता जाएगा बेटा, क्योंकि आपने हर चीज को प्रैक्टिकली ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा।
होता क्या है पता है, एग्जाम में गलती क्या होती है बच्चों से, सर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डैट बुक उठाते हैं और शेड्यूल 1 के चारों पैरा याद कर लिए बेटा, अब याद तो कर लिए, उसको अप्लाई करना नहीं आ पा रहा है सर। आपके केस में क्या है सर, जितने पॉइंट आपने पढ़े सर, जितने पॉइंट आपने क्या किया, हर केस ऑलरेडी आपको लग रहा है क्या पढ़ा हुआ था मेरा तो सर, ये केवल थ्योरी फॉर्म में इन्होंने पूछ लिया है और थ्योरी फॉर्म में आंसर लिखने का है बेटा, समझे मेरी बात। सो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, जब भी एग्जाम में आप, मैं कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन हो आएगा, आंसर आप आराम से लिख पाएंगे, बस लैंग्वेज से थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग। ओके चलिए सेक्शन नंबर बी, हमने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लिए। एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, आईसीआई पास्ट एग्जाम पेपर्स, एमटीपीज एंड आरटीपीज। क्वेश्चन नंबर 14, आइए बच्चों, अग्रवाल कैरियर्स इज अ जीटीए, याद आया क्या जीटी का सर्कुलर हमने पढ़ा आज ही बेटा। अग्रवाल कैरियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय रोड। एज पर जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, as per general business practice, Agrawal Carriers also provides intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment and temporary warehousing in relation to transport of goods by road. With reference to the provisions of the GST law, analyze whether such services are to be treated as part of GTA service, being a composite supply or as a separate supply. बताओ क्या करने का बेटा, एज अ कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, हमने ऑलरेडी सर्कुलर पढ़ा, उसकी लैंग्वेज लेके आ जाना बच्चा आप लोग, ठीक है। और एंटायर सर्विस विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ जीटीए सर्विस, और जीटीए के प्रोविजन लेंगे, भले ही उसने सेपरेट बिल लिखा हो, सेम बिल लिखा हो, सेपरेट अमाउंट लिखा, हमें मतलब नहीं है। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टर ने इन दी कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विस नहीं दी होती, किसी और ने दी होती बेटा, एज अ सर्विस, एज अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो बात अलग होती, अदरवाइज तो ये जीटीए सर्विस में क्लासिफाई होगा एज ए कंपोजिट सप्लाई। हाँ ना मालिक, वही सर्कुलर मैंने यहां पे लिखा है बेटा। आइए बच्चों, एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र supplies technical consultancy services to its clients. It has been providing technical services to XY Limited Mumbai since past 2 years. ठीक है साहब, consideration is settled by XY Limited assignment wise. ठीक है सर, XY Limited paid rupees 45 lakh to ABC Consultancy on 10th January 2018. On ABC Consultancy agreeing to not provide similar technical services to any other business entity in India or abroad for a period of 8 years. ये जो हमने कंसल्टेंसी दी है, ये आप किसी और को प्रोवाइड मत करना, उसके लिए हम आपको 45 लाख रुपए दे रहे हैं, 8 साल तक ये एडवाइस किसी और को नहीं देंगे आप। क्या है ये बताओ, याद आया बेटा आपको? शेड्यूल 2 पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर ई क्या लिखा था सर? एग्रीइंग टू obligation to refrain from an act is a supply of service. ABC consultancy of the view that 45 lakh is not chargeable to GST. इसका व्यू गलत है बेटा बिल्कुल, हाँ है ना भाई? You are required to examine whether the view taken by ABC consultancy is valid. No, it is invalid क्योंकि it is chargeable to GST. Calculate GST liability, ध्यान से पढ़ना बेटा. Calculate GST liability of ABC consultancy if any. The technical services provided by ABC Consultancy is otherwise chargeable to GST at the rate of 18%. अगर GST लगेगा तो 18% से लगेगा साहब. Further, it may be noted that XY Limited is not ready to pay any further amount to ABC Consultancy in addition to the amount already agreed. 45 लाख रुपए जो दिया उसके अलावा कुछ और देने को ये रेडी नहीं है. पहली बात तो ये सप्लाई सर्विस है कि नहीं सर? क्योंकि एज पर शेड्यूल नंबर 2 पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर ई, अब इतना आपको याद नहीं चलेगा बेटा, है ना? शेड्यूल 2 लिखेंगे तो भी चल जाएगा बेटा. ऑब्लिगेशन सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट is also supply of service. And in this case, since ABC Consultancy has agreed to not supply such kind of business consultancy to anybody else, whether in India or out of India, for 8 years for a consideration of rupees 45 lakh, therefore it is a supply of service for a consideration, and yes, it will be chargeable to GST. Further, since GST is indirect tax, tax is to be collected from the customer, but the customer has paid rupees 45 lakh in total.
and no further amount is paid by the client to the ABC consultancy. Therefore, rupees 45 lakh will be considered as inclusive of GST, and in this case, value of supply will be 45 lakh divided by 100 into divided by 118 into 100 beta. हाँ है ना भाई? Clear? And this will be the value, and this will be the amount of CGST and SGST. हाँ है ना भाई? अरे clear? Done. कोई खास बात? चलिए. This is a good question बेटा. लिखिए good question. Question number 16. Power Engineering Private Limited. Power Engineering Private Limited. A registered supplier is engaged in providing expert maintenance and repair services. अच्छा चलो तुम्हें थोड़ा आइडिया दे दूंगा इसके बारे में. पहले पता हम क्या करते हैं? बड़े बड़े पावर प्लांट की रिपेयरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का रिपेयरिंग करते हैं. याद आया क्या बेटा? हमने क्या किया हुआ है सर? ट्रक बनाई हुई है इस तरह की जिसपे हमने मशीन इंस्टॉल करी हुई है, तो मशीन ऑन द व्हील. याद आया बेटा? वो लेके हम क्लाइंट लोकेशन जाते हैं और वहां जाके रिपेयरिंग करके आ जाते हैं बच्चों. याद आया बेटा पॉइंट? सर्कुलर याद आया बेटा? तो ट्रक इज नॉट सप्लाई, ट्रक इज नॉट सप्लाई, पर रिपेयरिंग चार्जेस हमने लिए, वो रिपेयरिंग चार्ज पे जीएसटी लगेगा. हाँ है ना भाई? और यही सर हमने हमारी ब्रांच पे वो ट्रक भेजी हुई थी बेटा, तो क्या ट्रक सप्लाई हो गया क्या बेटा? नहीं सर. डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर गुड्स सप्लाई करते हो तो सप्लाई के स्कोप में आता है. मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स इज नॉट सप्लाई एट ऑल. हाँ, उस ट्रक में जो आइटम्स है, जो कंज्यूमेबल है, जो वापस नहीं आएंगे, केवल वो आइटम और कंज्यूमेबल सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन को जब भेजा था बेटा. हाँ है ना मालिक? यस. देखना ध्यान से, अब पढ़े इस क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा बेटा. अभी देखना. पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, is engaged in providing expert maintenance and repair services for large power plants that are in the nature of immovable property situated all over India. The company has its head office at Bengaluru, Karnataka, and branch offices in other states. The work is done in the following manner beta. The company has a self-contained mobile workshop. Mobile workshop मतलब मोबाइल का रिपेयरिंग करते हैं ना बेटा? नहीं रे, मूवेबल है बेटा. हाँ है ना भाई? ट्रक which are container trucks fitted out for carrying out the repairs. The trucks are equipped with items like repair equipments, consumables, tools, parts, etc. to handle a wide variety of repairing work. ठीक है सर, ट्रक पे सब कुछ हमने इंस्टॉल किया हुआ है साहब. The truck is sent to the client location for carrying out the repair work. Depending upon the repair to be done, the equipment, consumables, tools, parts, etc. are used from the stock of such items carried in the truck beta. In some cases, stand-alone machine is also sent to the client premises in such truck for carrying out the repair work beta. अच्छा, stand-alone machine क्या होती है बेटा? एक एक्स्ट्रा मशीन, ताकि जब क्लाइंट की मशीन हम रिपेयर करेंगे उस टाइम क्लाइंट का वर्क नहीं रुके, हमारी स्टैंड-अलोन मशीन उस क्लाइंट के लग जाएगी, तो उसका फैक्ट्री चलता रहेगा, उसका प्लांट रुकेगा नहीं बेटा. ठीक है सर? अरे वो तो टेम्पररी लगेगा ना बेटा यार, वापस ले आएंगे हम बेटा. द कस्टमर इज बिल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिपेयर वर्क डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स, पार्ट्स एटसेट्रा यूज्ड इन द रिपेयर वर्क. उसके अकॉर्डिंग हम रिपेयरिंग का बिल लिख देते कस्टमर को बेटा. समटाइम्स द ट्रक इज sent to the company's own location in other states. भाई ट्रक भेजा तो क्या सप्लाई हो गया ट्रक बेटा? नहीं. From where it is further sent to client locations for repairs. ठीक है साहब? अब ये तो इसने बांट दिया क्या ज्ञान किसका? अपने बिजनेस का बेटा, कि हम ऐसा सा काम करते हैं. क्लियर? अब कैलकुलेट करना कितना जीएसटी लायबिलिटी आएगी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. वर्क आउट द जीएसटी लायबिलिटी. सीजीएसटी है या एसजीएसटी है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है या आईजीएसटी है? एज द केस में भी ऑफ पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एज डिस्क्राइब्ड रेड विद द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018. ए अच्छा एक मिनट, एक बार ये जो टेबल है उसके लास्ट में देख लीजिए कुछ लिखा है क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ताकि एक एक पॉइंट को हम सोल्व करते जाएंगे साथ साथ बेटा.
लास्ट 10 पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक सुटेबल अजम्पशन वेर एवर नेसेसरी। ठीक है साहब, कर लेंगे अजम्पशन हम। अब बॉक्स के नीचे देखो क्या लिखा है, ऑल्सो स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट्स इफ एनी विच नीड टू बी इशूड बाय पावर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। All the given amounts are exclusive of GST wherever applicable. Assume the rates of GST to be as under. Item used for repairs 6 और IGST कितना है 12. कंटेनर ट्रक और स्टैंडर्ड ऑन मशीन का रेट कितना है बेटा 2.5% और 5%. वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज बेटा। सर उसकी रिपेयरिंग के लिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आपने काम किया है उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 9, 9 एंड 18% रेस्पेक्टिवली बच्चों। यस या नो? चलिए ए पॉइंट बोलता है क्या, ट्रक सेंट टू ओन लोकेशन इन तमिलनाडु बेटा। अच्छा हम कहा है, हम कहा है बेंगलुरु कर्नाटका बेटा। ठीक है सर, इसने क्या किया है, एक ट्रक भेजी है कहां बेटा, तमिलनाडु का खुद के ही ब्रांच में भेजी बेटा एक तरह से, हाँ है ना। वैल्यू ऑफ आइटम्स कंटेंट इन द ट्रक इज ₹3 लाख एंड वैल्यू ऑफ ट्रक इज ₹25 लाख। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा क्या? पहली बात तो ये, जो अपनी खुद की लोकेशन पे ट्रक भेजी है सर ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। इट इज जस्ट अ मोड ऑफ कन्वेंस विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स बेटा। क्लियर? ये लिख के ना लॉजिक है आपको बेटा, इट इज जस्ट ए मोड ऑफ कन्वेंस विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। लिखा है वर्किंग नोट में लिखा है मैंने बेटा। ठीक है, इसलिए एज पर सर्कुलर इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स एट ऑल बेटा। हाँ डिलीवरी चालान भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा बेटा आपको? डिलीवरी चालान ऑफ द ट्रक भेजना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेंगे बेटा इसमें। पर जो आइटम्स भेजे आपने जो ट्रक में है बेटा, दोज आर कंज्यूमेबल्स। क्या है बेटा वो? और वो आइटम वापस नहीं आएंगे। तो सर अगर आपने अपनी लोकेशन पे तमिलनाडु में आपने अगर आइटम्स भेजे हैं ट्रक के अंदर, तो आइटम्स आर सिंस कंज्यूमेबल इन नेचर, वो वापस नहीं आने वाले। इसलिए आइटम इज सप्लाई, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो इस पे जीएसटी लगेगा। ऐसा मानेंगे कि आपने बेंगलुरु वाली ब्रांच से तमिलनाडु वाली ब्रांच को, सिंस दोज आर डिस्टिंक्ट पर्सन ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी आपको सप्लाई मानेंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 याद है बेटा आपको लिख के ना वर्किंग नोट में, एज पर शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 सप्लाई ऑफ गुड्स बाय a person who is a distinct person in the course or furtherance of business is supply although it is without consideration. Therefore ₹3 lakh will be considered as supply and item जो आपने भेजे उस पे जीएसटी लगेगा। 3 लाख पे जीएसटी की रेट कितनी लगेगी? आइटम्स की रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा 6 एंड 12, तो 12% विल बी द रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि इंटर स्टेट है बेटा ये, आई जीएसटी लगेगा एंड 12% विल बी द रेट ऑफ टैक्स। अच्छा इंटरस्टेट क्यों, उसका भी लॉजिक दिया हुआ है वर्किंग नोट में, जो आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट में और प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा स्टेट अगर है तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टेट सप्लाई। दैट्स व्हाई यहाँ पे 12% आईजीएसटी लगेगा। हाँ है ना भाई। बी, ट्रक सेंट टू अ क्लाइंट लोकेशन इन तमिलनाडु फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स। क्लाइंट लोकेशन, standalone machine is also sent in the truck to the client location for repairs. Value of items contained in the truck is 2,85,000. Value of standalone machine 4 lakh. Value of truck ₹20 lakh. फिर ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, billing for the repairs to be done afterwards depending on the actual items used. अब सुन बेटा, अगर तुमने क्लाइंट लोकेशन पे जाके रिपेयरिंग किया है तो ट्रक कितने का उससे मतलब है क्या बेटा? आप खुद बताओ, स्टैंड अलोन मशीन कितने का मतलब है क्या बेटा आपको यार? अच्छा उसमें आइटम कितने कंज्यूम हुए उससे मतलब है क्या बेटा यार? आपने क्या किया, रिपेयरिंग का बिल लिखा होगा बेटा। अब रिपेयरिंग के बिल के अंदर आपका आइटम कंज्यूम भी आ गया होगा बच्चों। तो सर वाइल डूइंग रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी ऑफ क्लाइंट, अगर कुछ मटेरियल भी कंज्यूम हुआ है तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो एंटायर सर्विस विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपको बताया क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप उसका रिपेयर मेंटेनेंस करते हो इंक्लूडिंग मटेरियल्स यूज, तो इट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना। अच्छा हम कहा है बेंगलुरु के अंदर, ये क्लाइंट का है तमिलनाडु, इंटरस्टेट सप्लाई होगा, आई जस्ट लगेगा। और यहां देखिए पॉइंट नंबर डी देखिए बेटा पहले आप, the invoice raised for the repair work carried out in Tamil Nadu including invoice for repair done in B point बेटा, जो B point का जो काम किया ना बेटा
वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और रिपेयरिंग का बिल था कितना, 70 लाख रुपए का टोटल मिला के बेटा। तो बताओ 70 लाख इज सप्लाई ऑफ सर्विस, विद सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और 18% क्या लगेगा, आईजीएसटी। कोई डाउट, आवाज नहीं आ रही हुई? अरे क्लियर मालिक? यस। आइए पॉइंट नंबर सी देखिए बेटा आप। अच्छा एक बात और, ये स्टैंडर्ड मशीन भेजा है, ये ट्रक भेजा, इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, इस पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल मोड ऑफ कन्वेंस जो आपने भेजा है, और स्टैंडर्ड मशीन साथ में भेजा है केवल, वो सप्लाई नहीं हुआ है, ताकि क्लाइंट का काम नहीं रुके, वो तो टेम्पररी गया वापस आ गया बेटा साथ में। ओके मालिक, चलिए। अच्छा, जिन सप्लाईज पे जीएसटी लगता है वहां तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे, और जिन सप्लाईज पे जीएसटी नहीं लगता वहां डिलीवरी चालान इश्यू होता है। क्या इश्यू होता है बेटा? डिलीवरी चालान। ये एक्चुअली टैक्स इनवॉइस चैप्टर जब पढ़ेंगे बेटा वहां पे आएगा, डिलीवरी चालान क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, तब बात करेंगे, पर ये क्वेश्चन में पूछा इसलिए मैंने बता दिया आपको बेटा। आइए पॉइंट नंबर सी, ट्रक सेंट टू अ क्लाइंट लोकेशन इन कर्नाटका। कर्नाटका मतलब हम भी तो बेंगलुरु कर्नाटका में ही है यार। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ आइटम्स कंटेन इन ट्रक इज 1,06,000, वैल्यू ऑफ ट्रक ₹20 लाख, बिलिंग फॉर द रिपेयर्स टू बी डन आफ्टरवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आइटम्स यूज्ड। अब पॉइंट नंबर ई देख लीजिए बेटा इसका, इनवॉइसेस रेज्ड फॉर रिपेयर वर्क कैरिड आउट विद इन द कर्नाटका इंक्लूडिंग द इनवॉइस फॉर रिपेयर वर्क डन इन सी। कितना? 12 लाख। तो सर इसके केस में पूरे 12 लाख पे क्या लगेगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का रेट ऑफ टैक्स लगेगा, विच इज 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर, डन, समझे? ये ट्रक की वैल्यू पे जीएसटी पे करने की जरूरत है क्या बेटा आपको? ये आइटम्स पे अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। ओके, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा आपका। देख लीजिए आंसर के अंदर, जो हमने हमारी ब्रांच पे आइटम भेजे थे उस पे 12% जीएसटी लग गया बेटा केवल, और यहां पे देखिए ट्रक वगैरह पे कोई जीएसटी नहीं है, सिंपली डायरेक्टली क्या किया, तमिलनाडु में जो रिपेयरिंग का काम किया उसके लिए आई जीएसटी लगाया 18%, और विद इन कर्नाटका जो काम किया उस पर C+S लगाया कितना? 99% बेटा। हाँ है ना मालिक? क्लियर। बाकी सारे वर्किंग नोट दे रखे आपको डिटेल के अंदर कि इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो सब कुछ डिफाइन करके दे रखे बेटा आपको। ठीक है मालिक? चलो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर राजेश सुराना, कितने क्वेश्चन टोटल बेटा? ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी हो जाएंगे बेटा। ब्रेक लेना है क्या पहले बेटा आपको? नहीं, कर ले, 15 मिनट लगेंगे सर। ओके चलिए। मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। ठीक है मालिक। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल प्रोडक्ट बेटा। ठीक है। The firm also provides taxable consultancy services. बहुत अच्छा काम है बेटा ये, वेरी गुड। Mr. Rajesh Surana has provided consultancy services to his brother Mr. Akhilesh Surana located in USA without any consideration. The product manufactured by Mr. Akhilesh are similar to the ones provided by Mr. Rajesh Surana बेटा। मतलब अखिलेश भाई खुद के प्रोडक्ट बनाते बेटा वहां पे, तो क्या वो डिपेंडेंट है क्या? क्या वो डिपेंडेंट है क्या? अगर भाई डिपेंडेंट नहीं मतलब रिलेटेड नहीं। मिस्टर सुराना चार्जेस ₹3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंट सर्विसेज टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर्स लोकेटेड इन यूएसए। दूसरे अगर लोग होते तो उनसे 3 लाख रुपए चार्ज करता, भाई से कुछ चार्ज नहीं किया है। अभी भी थोड़ी इंसानियत है लोगों में। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी if any in the given case assuming the rate of CGST, SGST and IGST to be 9 and 18% respectively. Sir, supply of goods or service or both by a person to his related person in the course or furtherance of business, वो supply होता है although it is without consideration पर भाई रिलेटेड तभी होता है जब वो डिपेंडेंट होता है बेटा, इसलिए रिलेटेड पर्सन के स्कोप में नहीं आएगा। और रिलेटेड पर्सन के स्कोप में नहीं आएगा मतलब इनके बीच सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है। एंड नो जीएसटी इज चार्जेबल इन दिस पर्टिकुलर केस बेटा। क्लियर, डन। 18th डेट। अच्छा देख रहे हो आप, ये पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस बचा। हाँ है ना भाई? चलिए। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई अमाउंट टू कंपोजिट और नॉट। अ होटल प्रोवाइड्स 4 days 3 night package wherein facility of breakfast and dinner is also provided along with the room accommodation। बताओ क्या है ये? कंपोजिट सप्लाई, जो मैंने कल गोवा वाला एग्जांपल दिया बेटा आपको।
Second, a toothpaste company has offered a scheme of free toothbrush along with the toothpaste. टूथपेस्ट साथ टूथब्रश फ्री, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री. इट्स अ मिक्स्ड सप्लाई एंड वंस इट इज अ मिक्स सप्लाई तो हाईएस्ट रेट जो होगा वो लगेगा बेटा. हाँ है ना भाई? यस. एग्जामिन whether the following activities would amount to supply under section number 7 read with schedule number 1 of the CGST Act. Raman is an architect in Chennai. His brother, who is a well settled in London, is a well known lawyer. भाई ये बेटा अगेन वेल सेटल लॉयर है. याद आया? सेम एग्जाम्पल मैंने दिया आपको. ये रिलेटेड पर्सन नहीं है. रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट. बेटा पहली बात तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आता है. इस केस में न तो वो रिलेटेड पर्सन है नहीं बिजनेस के लिए, इन दोनों कारण से सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा. Would your answer be different if in the above case Raman has taken advice in respect of his business unit in Chennai? Even the answer will not change क्योंकि भाई related है ही नहीं. Okay, although it is in the course of furtherance of business, import of service without consideration है, supply के scope में नहीं आएगा. आइए बच्चों, decide with reason whether following independent transactions amount to supply or not as per provisions of the provisions, rules, circular, notification or not. सब कुछ बेटा सप्लाई है कि नहीं बेटा. फर्स्ट, सत्यम हैज लेंट सिक्योरिटीज टू कला एंटरप्राइजेस फॉर अ कंसिडरेशन रुपीज 10,000 टुवर्ड्स लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर द सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी. इग्नोर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सत्यम एंड इंटरमीडियरी. बताओ 10,000 रुपए जो लेंडिंग फी लिया जीएसटी लगेगा लगेगा बेटा? चलिए. पत्ता लिमिटेड वायर मेड सप्लाई ऑफ गुड्स टू इट्स एजेंट रोमी विदाउट कंसिडरेशन. एजेंट को सप्लाई किया बेटा. रोमी इशूड इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर इन हिज ओन नेम. बताओ. अच्छा, रोमी ऑल्सो डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इन द इनवॉइस इशूड. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कस्टमर को जो बिल लिखा है वो खुद के नाम का बिल इशू किया, मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट जो गुड्स जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा. और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा? जीएसटी. दिलासा लिमिटेड recruited Miss Chaya as senior relationship manager. At the time of joining as senior relationship manager, the company paid rupees 3 lakh towards not joining Milan Limited, a stiff competitor of Dilasa Limited. बेटा आप मुझे बताओ सर, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट हो गया ना बेटा यार? ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि दिस इज नॉट पेड इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय बेटा. हाँ है ना भाई? यस. आइए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर द जीएसटी एक्ट. अच्छा एक बात और, कल मैं गुड्स की डेफिनेशन से पढ़ा रहा था, उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, वो बोलना रह गया था मेरे से आपको. गुड्स एक्सक्लूड्स मनी. याद आया बेटा आपको? गुड्स एक्सक्लूड्स मनी. पर अगर आपने कोई पुराने सिक्के रखे हुए अपने पास में, कॉइन, एनी मनी विच इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बेटा, होता ना एंटिक्स, 10 पैसे का सिक्का जिसकी वैल्यू अभी 10,000 रुपए बेटा, क्या वो मनी कहलाएगा कि गुड्स कहलाएगा बेटा? वो गुड्स कहलाएगा, मनी नहीं कहलाएगा. 10 पैसे का सिक्का 10 पैसा नहीं, उसकी वैल्यू आज कितनी है? 10,000 रुपए. दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक वैल्यू. उसको बोलते हैं क्या? गुड्स. दैट इज नॉट मनी बेटा. ओके ठीक. आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट? अ सेल ऑफ 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹100, ये गुड्स है. सेल ऑफ शेयर्स और ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, यस, ये गुड्स नहीं है. सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, लॉटरी इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं बेटा. डी ऑल ऑफ द अबव. आंसर क्या होगा? बी. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ बेटा? व्हेन द हेड ऑफिस मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू इट्स ओन ब्रांच आउटसाइड द स्टेट. सर हेड ऑफिस ने क्या किया? अपनी ब्रांच जो आउटसाइड द स्टेट उसको सप्लाई किया बेटा. बताओ, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर. हाँ है ना भाई? सप्लाई होगा नहीं होगा बेटा? सप्लाई होगा. When a person imports services without consideration for the purpose of his business from his elder son living outside India बेटा. बेटा चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड होते हैं. याद आया बेटा आपको?
भले वो डिपेंडेंट हो या ना हो। इसलिए ये रिलेटेड पर्सन से आपने सर्विस इंपोर्ट करी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, सप्लाई के स्कोप में आएगा। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड वेयर द सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड एनी आईटीसी ऑन सच कार, बताओ सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। When the principal makes supplies to his agent who is also registered under GST and is situated within the same state and the invoice for further supplies issued by the agent in his own name, बेटा तो ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। तो सर 1 2 का 4। अच्छा हमको देखना है कौन सा सप्लाई नहीं है, तो सर सी सप्लाई नहीं है, 3 वाला पॉइंट इज द करेक्ट आंसर बेटा, बोले सर। चलिए, which one of the following is not a composite supply? Supply of an AC along with freight, insurance and installation, ये composite supply है। अरे भाई आपने एसी खरीदा, सामने वाले ने घर पे आके डिलीवर किया बेटा, सप्लाई के स्कोप में आएगा, कंपोजिट सप्लाई बेटा ये। सप्लाई ऑफ यूपीएस अलोंग विद द एक्सटर्नल बैटरी बेटा, भाई आप यूपीएस होता ना बेटा कंप्यूटर के लिए लगता है बेटा, साथ में एक्सटर्नल बैटरी, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई नहीं होता है, ये मिक्स सप्लाई होगा बेटा। सप्लाई ऑफ आर्किटेक्ट सर्विसेज अलोंग विद सप्लाई ऑफ मटेरियल्स विच आर इंसिडेंटल टू हिज सर्विसेज, ठीक है सर, वो कंपोजिट होगा। सप्लाई ऑफ लॉजिंग सर्विसेज बाय अ होटल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, होता ना सर, एयरपोर्ट से पिकअप भी कर लिया, आपको नाश्ता भी करा दिया, ये सब काम होटल वाले करते हैं, ये कंपोजिट है। बी इज द करेक्ट आंसर, ये कंपोजिट नहीं है बेटा, बी। आइए चलो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा इसको, क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, 5 करो होमवर्क। 5 पता है क्या है? नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट बेटा, दो भाइयों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि ये काम मैं कर रहा हूं, तू मत करना बेटा, इसके लिए पैसे इतना लगेंगे, क्लियर, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट। अच्छा पॉइंट नंबर 4 में कंपोजिट और मिक्स के बारे में क्वेश्चन दिए बेटा, कोई खास नहीं सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंपोजिट और मिक्स का ही है सर, आपको मस्त क्वेश्चन कराता हूं मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मेसर्स कोरेलाल प्रिंटन प्राइवेट लिमिटेड, a registered person under GST in the state of Jammu and Kashmir, has been engaged in the business of offset printing and has been providing services to various book publishers। अरे पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, बुक प्रिंट कराई अगर आपने, मटेरियल भी आपका है, प्रिंटिंग सर्विस भी आपका है, क्या होगा ये कंपोजिट सप्लाई होगा। प्रिंटिंग सर्विस इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, उसमें क्लासिफाई करेंगे। हाँ यही अगर लेटर होते हैं बेटा, वो अपना एनवेलप्स होते, याद है बेटा आपको, यही अगर आपके कार्टन बॉक्सेस होते बेटा, टिश्यू पेपर ज्यादा है डोमिनोज वाला बेटा, तो वहां सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है बच्चों, ओके ठीक सर। सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई खास नहीं सर। आओ क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर ए। अच्छा ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए वो एमसीक्यूज है, ये केवल सिंपल एमसीक्यू है, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली एक केस बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आजकल बेटा, जैसे ये प्रिंट नहीं हो रहा था ना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बेटा, कि केस दे देंगे, बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कंपोजिट है कि मिक्स है, ये बताना है बेटा आपको। आइए, ए हैज रिसीव्ड टेक्निकल कंसल्टेंसी फ्रॉम आईटी स्टार कंसल्टेंट्स यूएसए। Import of technical services will not be liable to GST if Mr. A pays some consideration for the services received। ये तो GST हमेशा लगेगा बेटा। Mr. A pays some consideration for the services received and if Mr. A uses the said service for his business purpose। सप्लाई है बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा एक बात और देखो, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सप्लाई है कि नहीं ये नहीं पूछा है, लायबल टू जीएसटी है कि नहीं ये पूछा है बेटा, विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। एक मिनट, एक पॉइंट हम आगे मेगा एग्जाम्स लिस्ट में पढ़ेंगे कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, क्या किया बेटा आपने, हमने पढ़ा था सप्लाई की डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी में, कि आपने अगर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आता है, क्लियर। पर जब मेगा एग्जामिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा आगे, वहां लिखा हुआ है क्या, अगर आपने पर्सनल यूज के लिए कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है, किसके लिए बेटा, तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट वो netflix.com वाली सर्विस बेटा,
जिसको बोलते हैं क्या, OIDAR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, वो पर्सनल यूज वाली सर्विस के इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है। बाकी कोई भी पर्सनल यूज के लिए कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी तो जीएसटी नहीं लगता। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये यहाँ पे आ रहा है इसलिए मैंने रेफर किया है केवल आपके लिए। क्लियर? मैंने तो आपको क्या पढ़ा है, सप्लाई है कि नहीं बच्चों, हाँ है ना भाई, पर इसने सिंस पूछा है कि लायबल टू जीएसटी है कि नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बेटा। तो पॉइंट नंबर वन वापस पढ़िए बेटा। मिस्टर ए पे सम कंसिडरेशन फॉर द सर्विस रिसीव्ड, सप्लाई के स्कोप में आएगा। मिस्टर ए पे सम कंसिडरेशन फॉर द सर्विस रिसीव्ड एंड इफ मिस्टर ए यूजेस द सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस, सप्लाई के स्कोप में आएगा, जीएसटी लगेगा सर। मिस्टर ए यूजेस द said service for business purpose even though he does not pay any consideration for the same। देख बेटा, विदाउट कंसिडरेशन अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी होती तो सप्लाई के स्कोप में था, अगर वो रिलेटेड होता है या अदर एस्टेब्लिशमेंट होता, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं बेटा, ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। देन मिस्टर ए यूजेस द सेड सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस एंड डज नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेम एंड इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दी IT स्टार कंसल्टेंट्स। बच्चों सर आप पार्टनर अगर हो तो पार्टनर्स आर रिलेटेड पर्सन बेटा, याद आया बेटा आपको, पर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है विदाउट कंसिडरेशन, बिजनेस के लिए यूज में क्या होता तो सप्लाई के स्कोप में आता है। सिंस इसमें क्या किया इसने बेटा, पर्सनल यूज किया है, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, विदाउट कंसिडरेशन है इसलिए बेटा। लास्ट, मिस्टर ए यूजेस द सेड सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस, डज नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सेम एंड इज ऑल्सो पार्टनर इन दी IT स्टार कंसल्टेंट। पार्टनर है मतलब रिलेटेड है, विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है, इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। इसलिए सप्लाई के स्कोप में क्या क्या आएगा बेटा, पॉइंट 1, 2 एंड 5, 1 2 5 ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, एक मिनट, अपने क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ क्वेश्चन क्या है, अच्छा ओके क्वेश्चन उल्टा है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा, विच विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। ओके, तो नॉट लायबल टू जीएसटी कौन सा है, 3 और 4। 3 और 4 किसमें बेटा, सी। अरे क्लियर, यस, गुड। कभी कभी एग्जाम में गलती ये भी हो जाती है बच्चा कि पूछा क्या सप्लाई क्या नहीं है और हमने आंसर लिख दिया क्या ये सप्लाई है, ठीक है, ओके ध्यान दीजिएगा बेटा। विच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। एन आर्किटेक्ट इन इंडिया सीक्स लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज सन settled in London free of cost with regard to family dispute। सर सन रिलेटेड पर्सन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन सप्लाई होता है अगर वो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई नहीं है। अच्छा, अपने को निकालना क्या, डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई बेटा, तो ये एक तो आंसर मिल गया बेटा अपने को, ए। फिर अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड, याद है, एओपी बीओआई याद है बच्चा आपको, provides the service of depositing the electricity bill of residents in lieu of some nominal charges। तो nominal charges लिए मतलब supply of service है, ये सर्विस है सप्लाई, अपने को निकालना क्या, does not amount to supply। A dealer of AC permanently transfers an AC from his stock in trade for personal use at his residence। तो सर उसने अगर AC परचेज किया है, परचेज पे जीएसटी पे क्या होगा 100%, उसका क्रेडिट भी लिया होगा, ट्रेडर है बेटा वो तो, और अपने पर्सनल इसलिए परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, सप्लाई के स्कोप में आएगा। अपने को निकालना है कि सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन इंडिया सीक्स लीगल एडवाइस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज हेड ऑफिस इन यूएस फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा अदर एस्टेब्लिशमेंट्स अगर आपने बिजनेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट करी है ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई के स्कोप में आता है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलिए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। Messrs Jolly Electronics Private Limited is an authorized dealer of Messrs GG Micro Limited located and registered in Lucknow, Uttar Pradesh। It has sold following items to Mr. Allah Rakha, a consumer। बेटा वाह, following goods बेचे बेटा इसने। अच्छा क्या क्या बेचा बेटा इसने, याद है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल, अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स याद है कि मैंने एग्जांपल दिया था, वही है ये बेटा। रेफ्रिजरेटर टैक्सेबल 18% 40,000 का बेटा, स्टेबलाइजर इतने का, एलईडी टीवी इतने का। अब वो 42 इंच है, 22 इंच अपने को मतलब है क्या बेटा, तो आप ऐसा नहीं पढ़ने लग जाओ पूरा ही 42 इंच कितना बड़ा होगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता बेटा अपने पास।
स्प्लिट एसी है, स्टेबलाइजर है, ओके सर, मतलब कुल मिला के सारे अलग अलग आइटम से बेटा ये। टोटल वैल्यू 1,15,000 बच्चों, ओके। अच्छा टोटल वैल्यू 1,15,000 ये सबका मिला के बेटा है ना, केवल सम टोटल दे रखा है बेटा। मेसर्स जोली इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड हैज गिवन अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली टू अल्लाह रखा। भाई एक ही बिल इशू किया है, उसमें सबके प्राइस अलग लिखे, तो क्या मिक्स सप्लाई होता है क्या? मिक्स सप्लाई होता है क्या? नहीं। मिस्टर अल्लाह रखा हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ ₹1,00,000। कल मैंने सेम एग्जांपल दिया था बेटा कि उसने तो बिल लिखा है 1,15,000 का, पर आपने पेमेंट 1,00,000 रुपए का किया है साहब, क्या ये मिक्स सप्लाई में आ जाएगा? मैं तो कह रहा हूं आपने पेमेंट नहीं भी किया होता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस सिंगल प्राइस नहीं है। और ये सारी सप्लाईज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होती है, ये कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट नहीं है। सेकंड थिंग मिक्स है नहीं, क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया, इसलिए आगे पढ़ो बेटा। फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस उसने 1,00,000 पे किया। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द सेम। ये ना तो कंपोजिट है ना मिक्स है, सारे इंडिविजुअल सप्लाई, रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म बेटा। क्लियर? डन। ये मेरे ख्याल से डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्लियर? डन। आइए बच्चों, 13th आप खुद कर लेना, इजी है सर। 14 भी हो जाएगा आपका। यहां देखिए आप 15 भी जो हमने ऊपर पढ़े ना, सन से सर्विसेज लिए, ब्रदर से सर्विसेज लिए, वही लिखा है बेटा। ये रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है 16 में सर। आइए 17 देखते बेटा हम लोग। प्यारेलाल सिंह, बड़े प्यारे बेटा, ये पढ़े क्या? प्यारेलाल सिंह रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन लखनऊ उत्तर प्रदेश is appointed as Dell Credit Agent by Sunnycart Company Private Limited. He sells eye opticals to his customers located within the same state. ठीक है साहब, ध्यान से पढ़ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Sunnycart Company Private Limited is also registered under GST in the state of UP बेटा। Sunnycart कौन है? प्रिंसिपल है। कौन है बेटा? प्रिंसिपल। और प्यारेलाल कौन है? एजेंट। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर Sunnycart Company Private Limited supplied taxable goods worth ₹10 crore whose open market value is 10.05 crore, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू 10.05 करोड़ था बेटा। इसने 10 लाख रुपए की गुड्स जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू, सॉरी 10 करोड़ रुपए की गुड्स जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू 10.5 करोड़ थी, फ्रॉम इट्स इलाहाबाद यूनिट टू प्यारेलाल सिंह बेटा। अरे प्रिंसिपल ने कुल मिला के एजेंट को माल सप्लाई किया है। प्यारेलाल सिंह हैज फर्दर सोल्ड these goods for ₹10.10 crore by raising invoice using his own GSTIN बेटा। मतलब एजेंट ने खुद के नाम का बिल इश्यू किया है कस्टमर को, तो एजेंट ने कस्टमर सप्लाई किया, वो तो सप्लाई है ही है। प्रिंसिपल टू एजेंट जो गुड्स आए वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। प्यारेलाल सिंह हैज रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ ₹75 lakh फ्रॉम Sunnycart Private Limited ड्यूरिंग द ईयर। सर कस्टमर को माल बेचा 10 लाख, 10 करोड़ 10 लाख में बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? 10 लाख, सॉरी 10 करोड़ 10 लाख में इसने गुड्स बेचा है किसको? कस्टमर को। एंड सर इसको Sunnycart से पूरे साल में 75 लाख का कमीशन भी आया है बेटा ड्यूरिंग द ईयर, एंड हैज गारंटीड द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स फ्रॉम द कस्टमर्स टू Sunnycart कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बेटा। हाँ है ना भाई? कस्टमर को पेमेंट का गारंटी दिया बेटा इसने। अब कस्टमर के पेमेंट का गारंटी दिया Sunnycart को बेटा इसने। प्यारेलाल सिंह has also provided financial assistance in the form of larger credit period to his customers, on which he has also earned interest of ₹15 lakh। भाई अपने कस्टमर से अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है। याद आया बेटा आपको? आपने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिया, इंटरेस्ट अर्न किया तो वैल्यू, तो वो एग्जम्प्ट है बेटा इंटरेस्ट। पर अगर आपने कस्टमर से अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो वैल्यू का पार्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्यारेलाल सिंह खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है कस्टमर को, तो ये 15 लाख भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक मिनट दे ध्यान, अभी दे ध्यान। वैल्यू सप्लाई मैं बात कर रहा हूं प्यारेलाल की, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा? तो पहली बात तो ये प्यारेलाल ने 10 करोड़ 10 लाख का बिल लिखा था कस्टमर को बेटा,
हूं तो करो कम से कम। क्लियर? खुद के नाम का बिल इश्यू किया है तो ये तो उसका आउटपुट सप्लाई हो ही गया बेटा, प्लस 75 लाख का उसको कमीशन रिसीव हुआ है बेटा, प्लस 15 लाख का उसको इंटरेस्ट अर्न हुआ है बेटा। हाँ है ना भाई, इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्लियर? बताइए पहले प्यारेलाल के लिए वैल्यू सप्लाई कितना आ गया? 10.10 करोड़ प्लस 75 लाख प्लस 15 लाख कितना होता है? 11 CR इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर प्यारेलाल बेटा। अच्छा इधर देन एक आंसर हो गया बेटा आपका। अब एक और इसने पूछा है क्या, इधर 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 मेरी तरफ, जो आपने आपको मैंने पढ़ाया नहीं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन शुड बी इन द वैल्यूएशन चैप्टर बेटा, ये वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए, पर ठीक है याद रखा है। सनी कार्ड कौन है? प्रिंसिपल। इसने पूछा है कि वैल्यू सप्लाई फॉर प्रिंसिपल कितना होगा बेटा। देखिए ध्यान से, वो मैंने आपको अब तक पढ़ाया नहीं, ऑब्वियसली वैल्यूएशन के अंदर आएगा, रूल नंबर 29 में तब बात करूंगा, पर यहां बोल देता मैं आपको बेटा। कंप्यूट द वैल्यू सप्लाई ऑफ सनी कार्ड प्राइवेट लिमिटेड एंड प्यारेलाल सिंह for the current financial year, assuming that both of them wish to adopt minimum value of supply to the extent possible बेटा। तो पहली बात तो ये, प्यारेलाल का आपने पढ़ रखा था, प्यारेलाल का आंसर क्या है? 11 करोड़ बेटा। सनी कार्ड के लिए क्या होगा मैं तुम्हें अभी बताता हूं बेटा। सर वैल्यूएशन के अंदर रूल नंबर 29 हम पढ़ेंगे, वहां तुम्हें बताऊंगा मैं कि जिस प्राइस पे कस्टमर को एजेंट ने माल बेचा है उसका 90%, कितना बेटा? 90% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। तो प्रिंसिपल टू एजेंट जब गुड्स गया उसको सप्लाई माना गया। हाँ है ना भाई, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, पर सिंस एजेंट खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है इसलिए प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई मानेंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा? इसका 90% निकालिए। 10.10 का 90% कितना होता है? 9.09। अब सुनो, ये चॉइस होती है कि या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू लो, क्या लो बेटा? जो 10.05 करोड़ थी बेटा, याद आया बेटा? या तो वो लो, या 90% जो कस्टमर को बेचा है एजेंट ने उसका 90% ले लो, विच एवर इज लोअर, आपकी चॉइस है बेचा। तो ऑब्वियसली हम तो मिनिमम वैल्यू लेना चाहेंगे ना यार, क्वेश्चन लिखा है बेटा। तो ऐसे केस में हमारे लिए ऑप्शन क्या है? या तो 10.05 करोड़ या 9.09 करोड़, कौन सा लेंगे बेटा हम? ऑब्वियसली 9.09 करोड़। सो सनी कार्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए 9.09 करोड़ एंड प्यारेलाल सिंह के लिए 11 करोड़ शेल बी द वैल्यू सप्लाई। ए हमारे लिए करेक्ट आंसर है, बोले यस सर। अच्छा सुनो, सनी कार्ड के लिए 9.09 करोड़ वैल्यू है, ये मैंने बताया आपको, समझाया नहीं बच्चों। देखो वैल्यूएशन रूल आएगा तब बात करेंगे वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर बेटा, पर यहां आगे इसलिए मैंने बता दिया बेटा, ये क्वेश्चन होना चाहिए तो वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर। पर हाँ पॉइंट समझ में आपको, इससे डीसीए वाला कॉन्सेप्ट भी वापस रिवाइज हो गया बेटा आपका पूरा। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन, हैप्पी सिंह। अरे वो याद है टेनेंसी प्रीमियम, वही क्वेश्चन जो भी हमने थ्योरी फॉर्म में पढ़ा वही एमसीक्यू फॉर्म में यहां दे रखा है, पढ़ लो, खत्म करते हैं बेटा लास्ट। हैप्पी सिंह is a lawful owner of the residential house situated in Chandigarh. The property has 4 floors constructed on it. Out of the 4 floors in his house, first and second floor are self-occupied. बात ही खत्म हो गई बच्चा। The third and fourth floor have been let out for residential purposes. ठीक है सर। रतनजोत सिंह, who is a tenant on the third floor पे रतनजोत सिंह साहब रहते हैं, has surrendered his tenancy rights to परमिंदर सिंह for a tenancy premium of rupees 5 लाख on 1 जून। बताओ मुझे, आउटगोइंग टेनेंट ने इनकमिंग टेनेंट से 5 लाख रुपए लिया है, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं बेटा? ओके। परमिंदर सिंह has paid the applicable stamp duty and registration charges on the ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मोरओवर परमिंदर सिंह विल पे अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 50,000 टू हैप्पी सिंह फ्रॉम जून। अब हैप्पी सिंह जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको जो नया इनकमिंग टेनेंट है वो 50,000 रुपए रेंट पे करेगा, हाँ है ना? तो इस रेंट पे जीएसटी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटेड आउट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं बोले थे, मान के चलना कि अनरजिस्टर्ड बताइए, ठीक है बच्चा? यस। तो सर हैप्पी सिंह ने जो 50,000 रुपए रेंट लिया उस पर तो जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। पर हमारे दोस्त रतनजोत सिंह आरटीएस ने जो सर्विसेज दी है 5 लाख रुपए, वो चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द गिवन केस इन द मंथ ऑफ जून, अज्यूमिंग दैट द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयरएवर एप्लीकेबल। जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है तो वैल्यू सप्लाई हैप्पी सिंह के लिए होगा 0। क्यों?
जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, नील हैप्पी सिंह के लिए, और रतनजोत सिंह के लिए कितना है, 5 लाख। देखिए कहां दे रखा आंसर, ये वाला बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बन गए आप क्या, करोड़पति। भारत माता की जय। क्लियर। इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर सर खत्म होता है अब। क्लियर। अच्छा देखिए सर, ये जो चैप्टर हमने जो पढ़ा पूरा, ये जो इसके क्वेश्चंस हमने किए, आई होप आपको समझ में आया बेटा। सेकंड थिंग, ये जो चैप्टर आपने क्वेश्चन किए, ये इसमें कोई आपने देखा कोई नया पॉइंट नहीं आया है यार। जो आपने पढ़ा वही क्वेश्चन फॉर्म में यहां दे रखे थे। पर हाँ, ये क्वेश्चन करने से फायदा क्या है, आपका माइंड मेकअप बन जाता है कि जो हमने पढ़ा वो हमको आता है। एक तो सेकंड थिंग, किस तरह से क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया बेटा। एंड थर्ड थिंग, किस तरह से आपको आंसर लिखना है एंड किस तरह से प्रैक्टिकली सोचना है वो आपको समझ में आ गया। एंड एक चीज आपको 100% समझ में आ गई होगी, अप्रोच ऑफ पढ़ाई। अप्रोच ऑफ पढ़ाई शुड नॉट बी ए थ्योरी, अप्रोच ऑफ पढ़ाई शुड बी हाईली प्रैक्टिकल। हाँ है ना भाई, जो हम प्रैक्टिकली पढ़ाई करते हैं, जो एग्जाम्पल से पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा वही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं बेटा। क्लियर, डन। अच्छा एक बात मेरे को आपसे और शेयर करना है बेटा, कल जो मैंने आपको एक री इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बताया था बेटा, याद आया आपको? वो शेड्यूल 3 पैरा नंबर 10 याद आया बेटा आपको? पैरा नंबर 9 में को इंश्योरेंस था, पैरा नंबर 10 में री इंश्योरेंस था, जिसमें वो सीडिंग कमीशन याद आया बेटा आपको? या री इंश्योरेंस कमीशन पे जीएसटी नहीं लगता। उसका थोड़ा ट्रांजेक्शन में और अच्छे से आपको समझाता हूं बेटा। सर री इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, जो कल पढ़ा है वो परफेक्ट था, थोड़ा एग्जांपल को और एनहांस करता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ से आपको कनेक्ट हो जाएगा बेटा। सपोज तनिष्क ज्वेलर जो इंश्योर था बेटा, तनिष्क ज्वेलर ने अपना स्टॉक का 100 करोड़ के स्टॉक का इंश्योरेंस कराया किससे, एचडीएफसी एर्गो से बेटा, और उसके लिए प्रीमियम दिया 5 करोड़। कितना दिया बेटा? अब 5 करोड़ इज द प्रीमियम जो मेन इंश्योरेंस कंपनी थी एचडीएफसी एर्गो, उसने 5 करोड़ रुपए प्रीमियम पे किया, उस पर जीएसटी भी पे किया होगा, है ना भाई? पर सिंस स्टॉक था कितने का बेटा, 100 करोड़ का, इसको लगा क्या कल को अगर कुछ हो गया तो अपना क्या होगा, तो ये क्या करते हैं, अपने पार्ट ऑफ द रिस्क को शेयर करने के लिए आगे री इंश्योरेंस करा लेते, किससे, बजाज अलायंस से फॉर एग्जांपल बेटा। पूरा का पूरा पास ऑन नहीं किया, 5 करोड़ का उसने स्टॉक का, सॉरी 100 करोड़ का स्टॉक का उसने इंश्योरेंस किया, कितने में, 5 करोड़ में बेटा। उसने क्या किया, आगे बोल दिया कि आप री इंश्योरेंस कर लो 20 करोड़ का, कितने का बेटा, तो 20 करोड़ का स्टॉक का उसने री इंश्योरेंस करा लिया, किससे, बजाज अलायंस से, कि अगर ये स्टॉक में कुछ हो गया तो 20 करोड़ रुपए तुम दे देना साहब, ताकि मेरा रिस्क थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। अब बजाज अलायंस ने बोला मैं इसके लिए 1 CR लूंगा, उसने बोला ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1 CR इज द प्रीमियम, अग्रीड, पर बिजनेस तो मैं लेके आया हूं ना यार। एचडीएफसी एर्गो ने क्या बोला, बिजनेस तो मैं लेके आया हूं ना यार, इसलिए मेरा 15 लाख रुपए का क्या है, कमीशन है। आपको भी पता है मार्केट में 15 लाख रुपए का कमीशन चलता है, इसमें 15%। उसने ठीक है साहब, आपका कमीशन काट के रिमेनिंग अमाउंट मेरे को पे कर देना सर। तो इसने क्या किया, अपना जो री इंश्योरेंस कमीशन था 15 लाख का, सीडिंग कमीशन था 15 लाख का, वो कट किया, रिमेनिंग 85 लाख रुपए री इंश्योरेंस कंपनी विच इज बजाज अलायंस को ट्रांसफर किया। अब इसमें बजाज अलायंस ने जो ग्रोस अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच इज ₹1 CR, जो इसका खुद का रेवेन्यू था, उससे पूरे पे अगर जीएसटी पे कर दिया, तो जो सीडिंग कमीशन था किसका, एचडीएफसी एर्गो का ₹15 लाख का, उस 15 लाख पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 3। क्लियर, पक्का, डन। कल जो मैंने बोला था वो, उसमें मैंने एड ऑन क्या किया है कि एक्चुअल प्रीमियम था कितना, 5 करोड़ का, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेस ने क्या कर दिया, आगे आउटसोर्स कर दिया, अपना रिस्क थोड़ा सा शेयर कर दिया बजाज अलायंस से बेटा। क्लियर, थोड़ा एग्जाम्पल को मैंने और इंप्रोवाइज कर दिया बच्चों। क्लियर, डन। इसी के साथ सर ये पूरा चैप्टर सप्लाई का खत्म होता है अब, अलोंग विद द क्वेश्चन। सर प्लीज, 1 करोड़ रुपए इंक्लूडेड है, 5 करोड़ जो है वो तो टोटल प्रीमियम हो गया बेटा। उसमें से उसने क्या किया, 1 करोड़ का काम आगे आउटसोर्स कर दिया, तो एक तरह से एचडीएफसी एर्गो क्या करेगा, 1 करोड़ पे जो जीएसटी लग के आएगा उसका आईटीसी ले लेगा बेटा। समझे मेरी बात? 5 करोड़ उसका आउटवर्ड सप्लाई हो गया, 1 करोड़ का इनवर्ड सप्लाई हो गया एचडीएफसी एर्गो के लिए सर। ओके मालिक, 1 करोड़ पे बजाज अलायंस ने जीएसटी पे किया, उसके लिए 15 लाख रुपए जो सीडिंग कमीशन था उस पे एचडीएफसी एर्गो को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ का जो बिल होगा ना बेटा, उस पे जीएसटी बजाज अलायंस पे करके बिल लिखेगा किसको,
एचडीएफसी अर्गो को बेटा, और एचडीएफसी अर्गो उस जीएसटी का क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिलता है तो ले लेगी बेटा। ओके, दिस इज हाउ बिजनेस रन्स। समझा मेरी बात? वापस बोलू, 5 करोड़ का सेल हुआ, उसके लिए 1 करोड़ का परचेज किया, ये समझ ले। 5 करोड़ की सेल पे जीएसटी पे किया, 1 करोड़ पे जीएसटी पे जो किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा। 15 लाख पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अगर 1 करोड़ पे ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया तो बेटा। ठीक है, दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। हाँ है ना भाई? डन। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 सप्लाई एंड लेवी खत्म होता है अब, अलोंग विद ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनर। आई होप ये क्वेश्चनर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा, एंड जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा वो शायद रिवाइज भी हुआ होगा बेटा आपका। ओके, चलिए सरकार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप टॉपिक समझ में आ रहा है आपको बेटा। डन, थैंक यू।